हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 का क्षितिज भाग 1 का पाठ 6 के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। पाठ है प्रेमचंद के फटे जूते और उसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। पाठ का सारांश हम पढ़ चुके हैं, अभी हम उसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो जो आपकी पाठ्य पुस्तक में प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न देखें। पहला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया, उससे प्रेमचंद के चित्र की विशेषताएं उभर कर आती हैं। वो कौन सी हैं, वो आपको बतानी। कौन कौन सी विशेषताएं, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, प्रेमचंद की कौन कौन सी विशेषताएं आपको पाठ पढ़ने के बाद समझ में आई, ये आपको बताना है। संघर्षशील लेखक, पहला, वो लेखक कैसे थे? संघर्षशील। उनका जीवन संघर्षों से भरा था। उन्होंने बहुत मेहनत करके अपना वो स्थान बनाया था। तो प्रेमचंद आजीवन संघर्ष करते रहे। उन्हें मार्ग में आने वाली चट्टानों को ठोकरें मारी, अगल बगल के रास्ते नहीं खोजे, समझौते नहीं किए। लेखक के शब्दों में, तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो, ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया है। वो जो जूता फटा था उनका, तो हरिशंकर परसाई ने कहा, अगर ज्यादा चलने से जूता फटता तो नीचे से घिसता, ये ऊपर से फटा, इसका मतलब तुमने यहाँ से अपने अंगूठे से किसी चीज को, सख्त चीज को बार बार ठोकर मारी है। यानी जितनी भी परेशानियां जीवन में आई, तुमने उसको बार बार ठोकर मार के पीछे किया है। यानी उनके संघर्षों की बात की गई। तो हमारी यहाँ पहली उनकी क्या विशेषता पता चली? संघर्षशील लेखक। दूसरी विशेषता पता चलती है अपराजेय व्यक्तित्व। अपराजेय, जो कभी पराजित नहीं हुआ। बहुत सी परेशानियां जीवन में आई, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और वो आगे बढ़ते रहे। प्रेमचंद का व्यक्तित्व अपराजेय था। उन्होंने कष्ट सहकर भी कभी हार नहीं मानी। यदि वो मनचाहा परिवर्तन नहीं कर पाए, तो कम से कम कमजोरियों पर हंसे तो सही। अगर वो अपने जीवन में परिवर्तन नहीं कर पाए, तो अपनी कमजोरियां पर वो हंसे। उन्होंने उसको छुपाया नहीं, वास्तविकता जो थी उसको सामने लाए। ना उसको छुपाया, ना कोई झूठ बोला, कोई दिखावा किया। उन्होंने निराश हताश जीने के बजाय मुस्कुराहट बनाई रखी, और उनका जूता फटा हुआ है। उन्होंने कष्ट जिए, संघर्ष करा, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर एक मुस्कान है। वो मुस्कान किसकी है? विजय की मुस्कान है। जो इतने संघर्षों के बाद भी वो अपराजेय रहे, जीते रहे। उनके नजरों में तीखा व्यंग और आत्मविश्वास था। लेखक के शब्दों में, यह कैसा आदमी है जो खुद के फटे जूते पर पहने फोटो खिंचवा रहा है, पर किसी पर हंस भी रहा है। मतलब खुद के फटे जूते में फोटो खिंचवाना चाहते तो उधार ले लेते, लेकिन दिखावा नहीं था तो उन्होंने नहीं लिया, और वो मुस्कुरा भी रहे हैं। यानी अपने जो उनके दुख हैं उन पर वो हंसते रहे, वो रोए नहीं, और ना उन्होंने छिपाने की कोशिश करी। तीसरी विशेषता हमने देखी कि कष्टग्रस्त जीवन, यानी उनका जीवन हमेशा कष्टों से भरा रहा। प्रेमचंद जीवन भर आर्थिक संकट झेलते रहे। उन्होंने गरीबी को सहज स्वीकार किया। वे बहुत सीधे सादे वस्त्र पहनते थे, उनके पास पहनने के ठीक ठाक जूते भी नहीं थे, फिर भी वे हीनता से पीड़ित नहीं थे। उन्होंने फोटो खिंचवाने में भी अपनी सहजता बनाए रखी। अब वो कभी भी इतने बड़े लेखक बन गए, पर उनके पास हमेशा कष्ट रहे। लेकिन उन्होंने कभी अपने, जो उनका पहनावा था बड़ा सीधा सादा सा था, साधारण से कपड़े थे, फटा हुआ जूता था, वो पहने रहे, फिर भी सहज रहे। मतलब उनके अंदर कोई शर्म नहीं थी कि मेरे पास जूता नहीं, हाय हाय, लोग तो अपने कपड़ों से अपना जूता छिपा लेते हैं फटा हुआ। तो वो, और कोई भी हीन भावना नहीं थी, कि जो था जैसा था वो बिल्कुल वैसे ही सबके सामने थे। तीसरा, सहजता। बड़े सहज होकर के उन्होंने वो फोटो खिंचवाने गए। इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। लेखक कहता है, लगता है इनके पास पोशाकें बदलने का गुण नहीं। लोगों के पास क्या है? ढेरों पोशाकें होती हैं, और हम रोज नए कपड़े पहनते हैं और बदल के बड़ा शान अनुभव करते हैं। लेकिन प्रेमचंद के पास ये गुण ही नहीं था। वो, उनको पोशाक बदलने की कोई आवश्यकता ही नहीं महसूस होती थी। उनके हिसाब से चरित्र जो था वो ज्यादा ऊंचा था। और आज भी हमें और आपको जो हम कपड़े बदलते हैं शायद कोई नहीं याद रखेगा, लेकिन प्रेमचंद जी को सदियों तक लोग याद रखेंगे। फिर मर्यादित जीवन। मर्यादित जीवन मतलब नियमों में बंधा हुआ जीवन जिया उन्होंने। प्रेमचंद ने जीवन भर मानवीय मर्यादाओं को निभाया। उन्होंने अपने नेक धर्म को, अर्थात लेखकीय गरिमा को बनाए रखा। वे व्यक्ति के रूप में, एक लेखक के रूप में श्रेष्ठ आचरण करते रहे। मतलब वो नियम से बंधे रहे और हमेशा एक अच्छे लेखक का आचरण करते रहे। तो आप ये 3-4 पॉइंट बना करके, एक आध लाइन से एक्सटेंड करके अंकों के अनुसार लिखेंगे। अगर 2 अंक का प्रश्न तो केवल पॉइंट लिख दीजिए, 3 अंकों का प्रश्न है तो पॉइंट लिखिए, और एक एक लाइन उसके आगे पंक्ति बढ़ा दीजिए। आप बच्चों उत्तर लिखते समय अंकों को ध्यान में रखते हुए अपने क्वेश्चन के आंसर को एक्सटेंड करेंगे, उसका विस्तार देंगे। प्रश्न 2 है,
सही कथन के आगे सही का निशान लगाइए। ये 4 कथन है, उसमें से आपको बताना है कौन सा सही कौन सा गलत। बाएं पांव का जूता ठीक है, मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। ये बात सही है कि गलत है? ये बात गलत है। यहाँ उल्टा था, दाहिने का ठीक था और बाएं में छेद था। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचवाते हैं जिससे फोटो में भी खुशबू आ जाए। अब लोग जो फोटो खिंचाने जाते हैं तो इत्र लगा लेते हैं। तो क्या ये बात सही थी? हाँ, ये बात सही थी। ऐसा ही कहा गया पाठ में। तुम्हारी ये व्यंग मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। क्या ऐसा कहा गया? नहीं, ऐसा नहीं कहा गया। उनकी वो मुस्कान से लेखक के हौसले पस्त होने लगे कि ये क्यों हंस रहे हैं, किस पर हंस। वाक्य क्या था? तुम्हारी ये मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। यहाँ उन्होंने लिख दिया हौसले बढ़ाती है, यानी ये गलत है। उनकी वो मुस्कान थी, हो सकता है लेखक ने, वो फोटोग्राफर ने कहा वो स्माइल प्लीज, तो उन्होंने धीरे से स्माइल करा होगा और उसके साथ साथ उसमें व्यंग भी होगा कि अच्छा तुम लोग मेरी फोटो खींच के मेरी दरिद्रता का बखान करना चाहते हो, लो करो, मैं जो हूं वो सामने हूं। तो हौसले इनके पस्त हो गए थे। ये वाक्य गलत है। चौथा वाक्य, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो, यानी तुम्हारे अंगूठा जो है वो उस लोगों की तरफ इशारा कर रहा है जिसको तुम घृणा करते हो, पर यह बात सच नहीं थी, ये गलत। प्रश्न 3, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर जो कुछ दिखा है वो उसमें क्या व्यंग है ये आपको बताना है। पहला क्या था? जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई और एक जूते पर 2500 टोपियां निछावर होती हैं। जूते की कीमत टोपी से हमेशा ज्यादा रही, जबकि टोपी सम्मान का प्रतीक है और जूता हमें केवल आराम देने के लिए, हमारे पैरों को। जीवन की यही विडंबना है, जिसका स्थान पांव में है अर्थात नीचे है, उसे अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है, और जिसका स्थान ऊंचा है, जो सर पर बिठाने योग्य है, उसे कम सम्मान मिलता है। आजकल जो जूतों का अर्थात धनवानों का मान सम्मान और अधिक बढ़ रहा है। एक धनवान पर 2500 गुणी लोग निछावर होते हैं। गुणी लोगों में भी लोग भी धनवानों की जीवजूरी करते हैं, यानी गुणी जो सर पर बैठा है, जिसमें योग्यता है, उसका कोई मान सम्मान नहीं। जो पैरों में है, यानी जिसमें महंगा है, जो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है, जिसमें ज्यादा पैसा, जो ज्यादा धनी लोग, उसका मान सम्मान करते हैं। योग्यता की पहचान कहाँ रह गई है? तो ये व्यंग है इसके पीछे। फिर एक व्यंग था, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं समझते और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। प्रेमचंद ने कभी पर्दे को, यानी कि दिखाव छिपाव को महत्व नहीं दिया। उन्होंने वास्तविकता को कभी ढकने का प्रयत्न नहीं किया। वे इसी में संतुष्ट थे कि उनके पास छिपाने योग्य कुछ है ही नहीं। वे अंदर बाहर से एक थे, यहाँ तक कि उनका पहनावा भी अलग अलग ना था। जो जैसा वो घर में पहनते थे वैसे ही वो फोटो में पहनने के चले गए। हम लोग होते हैं घर में भले कुछ भी पहने हो, फोटो खिंचाने जाना हो तो हम लोग को सूट वूट सबसे बढ़िया वाला सेट निकालेंगे, तो वो जैसे थे वैसे ही वो फोटो में चले गए। लेखक अपनी तथा अपने युग की मनोभावों पर व्यंग करता है कि हम पर्दा रखने का गुण मानते हैं। हम पर्दा रखने को बड़ा गुण मानते हैं। पर्दा रखना, किसी चीज को ढाक देना, दिखावा करने को बड़ा गुण मानते हैं। जो व्यक्ति अपने कष्टों को छिपाकर समाज के सामने सुखी होने का ढोंग करता है, हम उसी को महान समझते हैं। जो अपने दोषों को छिपा करके स्वयं को महान सिद्ध कर देता है, हम उसे श्रेष्ठ मान लेते हैं। जो असलियत में क्या है, हम वो तक जानने की कोशिश भी नहीं करते, और यही हमारे देश की विडंबना है आज के समय की। तीसरा, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ का नहीं, पांव की उंगली का इशारा करते हो। लेखक कहता है कि प्रेमचंद ने समाज में जिसे भी घृणा योग्य समझा, उसकी ओर हाथ की उंगली ही नहीं बल्कि अपने पांव की उंगली से इशारा किया, अर्थात उसे अपनी ठोकरों पर रखा, अपने जूते की नोक पर रखा, उसके विरुद्ध संघर्ष किया। प्रेमचंद की कहानियों में, कथाओं में देश में जो कुछ भी खराब चल रहा था, जो भी कुरीतियां थी, जो भी कुप्रथाएं थी, उसके प्रति उन्होंने विरोध अपनी कथाओं में लिखा और उसको अपने जूते की उंगली की नोक पे रखा, ठोकर पे रखा। उन्होंने उसका सम्मान नहीं किया, जीजूरी नहीं करी, कुछ भी दिखावे की बात नहीं। जो सच्चाई थी वो साफ साफ कही। प्रेमचंद के कहानियों में बिल्कुल साफ गोई आपको देखने को मिलेगी। जो जमींदार प्रथा थी, जो हमारे ही लोग हमारे ऊपर अत्याचार करते थे, वो सब कब लेखक की कहानियों में आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए प्रेमचंद की कहानियां जो है बच्चों, लोक मानव की कहानियां कहलाती। जो कुछ था समाज में, जो था वो उन्होंने साफ साफ दिखाया, और इसीलिए हमको बिल्कुल दिल तक छू जाती हैं वो कहानियां। हम टच्ड हो जाते हैं उन कहानियों से। पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने पर अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी।
हम लोग क्या करते हैं, फोटो में बहुत बढ़िया पोशाक होती, घर में अपना ऐसी छोड़ा बहुत छेद वेद है तो चला लेते हैं। तो जिसकी पोशाक फोटो में फटी है तो उसकी घर पे क्या हालत होगी, यानी घर पे तो वो बिल्कुल कपड़े के बिना ही रहता होगा, उसके पास होगा ही नहीं कोई कपड़ा। ये व्यंग है। लेकिन अगले ही पल उसका विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी के अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, ये जो पहले पहनता होगा घर में वही वो यहाँ पहना है। इसके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है? मेरे विचार से प्रेमचंद के बारे में लेखक का विचार यह रहा होगा कि समाज की परंपरा सी है, वह अच्छे अवसरों पर पहनने के लिए अपने कपड़े अलग रखते हैं जिन्हें वे अच्छा समझते हैं। प्रेमचंद के कपड़े ऐसे ना थे जो फोटो खिंचाने के लायक होते, ऐसे में वे घर पहनने वाले कपड़े और भी खराब होते। लेखक को तुरंत ही ध्यान आता है कि प्रेमचंद सादगी पसंद और आडंबर व दिखावे से दूर रहने वाला व्यक्ति है। उसका रहन सहन दूसरों से अलग है, इसलिए उसने अपनी टिप्पणी बदल दी कि नहीं, उनके पास दिखावे का कपड़ा अलग और घर का अलग नहीं है, वो जैसे थे वो वैसे होंगे। आपने ये व्यंग पढ़ा है, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बात आकर्षित करती है? हरिशंकर परसाई जी की कौन सी बात आपको अच्छी लगती है वो बताना है। मुझे इस व्यंग की सबसे आकर्षक बात लगती है कि विस्तारण शैली, मतलब बड़ा विस्तार से उन्होंने एक एक बात को फैला करके बताया है। खाली एक फोटो देखी है प्रेमचंद की, उसमें पूरी कथा लिख डाली उन्होंने। लेखक एक संदर्भ से दूसरे संदर्भ को बढ़ता चला जाता है। वह बूंद में समुद्र को खोजने का प्रयत्न करता है, मतलब बूंद में समुद्र, गागर में सागर, छोटी सी गागर में उन्होंने सागर भर दिया है, मतलब छोटी बात को बड़ा करके बताया है। जैसे बीज में से क्रमशः अंकुर, फिर पल्लव, फिर पौधे, फिर तना, फिर अंत में फल फूल का विकास होता जाता है, उसी प्रकार इस निबंध में प्रेमचंद के फटे जूते से बात शुरू होती है और बात खुलते खुलते प्रेमचंद के पूरे व्यक्तित्व तक चली जाती है। बात से बात निकलने की यह व्यंग शैली बहुत आकर्षक है। शैली व्यंग शैली है और बात से बात निकली, छोटी सी बात से शुरू करके उन्होंने इतना बड़ा लेख लिख डाला। यही उनका शैली की बात हमको आकर्षित करती है। पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों में इंगित करने के लिए किया गया? पाठ में एक शब्द आया था टीला। टीला शब्द है राह में आने वाली बाधा का प्रतीक, मतलब हम जब चलते हैं तो टीला मतलब छोटे छोटे पहाड़, तो हमारे रास्ते में बहुत सारी मुसीबतें आती हैं। तो लेखक ने बहुत से टीले पार किए होंगे और पार करते करते उसका जूता बार बार टकराया होगा और उसका अंगूठा फट गया होगा ऊपर से, तभी उनकी उंगली दिखाई देने। इसी प्रकार सामाजिक विषमता, छुआछूत, गरीबी, निरक्षरता, अंधविश्वास आदि में मनुष्य की उन्नति में बाधक बनती हैं। इन्हीं बुराइयों के संदर्भ में टीले शब्द का प्रयोग किया। ये सब चीजें हमारे जिंदगी में टीले के समान है, जो हमारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न करते हैं और इन बाधाओं को पार करके जाने वाला ही महान कहलाता है। तो ये सब टीले हैं, हमारे जीवन की स्मूथ रास्ता नहीं है, हमारा रास्ता सीधा सपाट नहीं है, उसमें टीले हैं, बम्प्स हैं जिनको कि हमें पार करना। और वो बम किसके हैं? विषमता, छुआछूत, गरीबी, निरक्षरता, अंधविश्वास, कुरीतियां, ये सब हमारे टीले हैं। अभी रचना और अभिव्यक्ति में बच्चों एक प्रश्न है आपका, 7वां प्रश्न, कि प्रेमचंद के फटे जूते के आधार पर परसाई जी ने व्यंग लिखा है। आप भी किसी व्यक्ति की पोशाक के आधार पर कोई व्यंग लिखिए, तो आप ऐसा कोई व्यंग जैसा कि उन्होंने किया ऐसा आप किसी पर व्यंग कर सकते हैं। वैसे ये परीक्षा उपयोगी नहीं है। 8वां प्रश्न है, आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच आज क्या परिवर्तन आया है? आजकल वेशभूषा के प्रति जो हमारी सोच हो गई उसमें क्या परिवर्तन आया? वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच बहुत बदलाव आया है। लोग वेशभूषा को सामाजिक प्रतिष्ठा का सूचक मानते हैं। आज हमने अगर अच्छे कपड़े पहने तो हम प्रतिष्ठित हैं, अगर हमारे कपड़े खराब तो हम बिल्कुल बेकार हैं, हम लो कैटेगरी के हो गए। तो हमारी प्रतिष्ठा हमारे कपड़ों से निर्धारित की जाती है, हमारी योग्यता से नहीं। हमारे कपड़े निर्धारित करते हैं कि हम कितने अच्छे हैं। लोग उस व्यक्ति को ज्यादा मान सम्मान और आदर देने लगते हैं जिसकी वेशभूषा अच्छी होती है। वेशभूषा से ही व्यक्ति की दूसरों पर पहला प्रभाव पड़ता है। हमारे विचारों का प्रभाव तो बाद में पड़ता है। आज किसी अच्छी सी पार्टी में कोई धोती कुर्ता पहनकर आए तो उसे पिछड़ा हुआ समझा जाता है। इसी प्रकार कार्यालयों के कर्मचारी गण हमारी वेशभूषा के अनुरूप व्यवहार करते हैं। अगर कर्मचारी कोई बाहर कोई गार्ड खड़ा हो तो कोई सूटेड बूटेड है तो वो फटाक से सलाम ठोकेगा, और कोई ऐसे धो दे तो मुझे कहाँ जा रहे हो, किससे मिलना है। तो ये वेशभूषा है जो कि हमारा चरित्र तय करने लग गई है। यही कारण है कि लोग विशेषकर युवाओं में आधुनिक बनने की होड़ लगी। आज का जो युवा है, आज के जो बच्चे हैं यंग, उनमें क्या हो गया, कपड़ों के लिए उनका प्यार जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। उनको लगता है कि कपड़े अच्छे तो वो अच्छे, और अगर कपड़े अच्छे नहीं है तो उनकी सारी क्वालिटीज खत्म है। तो ये बदलाव आया है जो कि सिर्फ दिखावे की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। भाषा अध्ययन में 9 प्रश्न है। पाठ में आए मुहावरे छांटिए और उनसे प्रयोग
वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बच्चों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पाठ में कई मुहावरों का प्रयोग आया है। आपको मुहावरे पता होने चाहिए, उनका अर्थ पता होना चाहिए और वाक्य प्रयोग आना चाहिए। मुहावरा देखिए, हौसला पस्त करना। हौसला पस्त करना, उत्साह नष्ट कर देना। हौसला पस्त होना मतलब सारा एक्साइटमेंट खत्म कर देना। वाक्य, अनिल कुंबले की फिरकी गेंदों ने श्रीलंका के खिलाड़ियों का हौसला पस्त कर दिया। मतलब उसने ऐसे घुमा घुमा के बॉल मारी कि जो श्रीलंका के खिलाड़ी थे उनका हौसला पस्त हो गया। हौसला मतलब एक्साइटमेंट कर दोगे, अब तो हम गए काम से। दूसरा, ठोकर मारना यानी चोट लगना। ठोकर मारना यानी चोट लगना। प्रेमचंद ने राह के संकटों पर खूब ठोकरें मारी। उन्होंने जो जितनी भी मुसीबतें आई सबको ठोकर मार करके गिरा दिया। ठोकर मारना मतलब चोट लगाकर हटा देना। टीला खड़ा होना यानी बाधाएं आना। जीवन जीना सरल नहीं है, यहाँ पग पग पर टीले खड़े हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं। पहाड़ फोड़ना बहुत कठिन काम। बाधाएं नष्ट करना बहुत कठिन काम हो और उसको हटाना। तो प्रेमचंद उन संघर्षशील लेखकों में से हैं जिन्होंने पहाड़ फोड़ना सीखा था, बचना नहीं। वो पहाड़ आए तो पहाड़ के किनारे से नहीं निकलते थे, पहाड़ को फोड़ करके रास्ता बनाते थे। वो इतने संघर्षशील लेखक थे। जंजीर होना यानी बंधन हो जाना। स्वतंत्रता से जीने वाले पथ की सब जंजीरें तोड़कर आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता से जीने वाले अपने बंधनों को तोड़ देते हैं। जंजीरें जो है, बंधन जो है, उनको तोड़ करके आगे बढ़ते हैं। तो जंजीरें होना मतलब बंधन होना। प्रश्न 10, प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए लेखक ने जिन विशेषताओं का उपयोग किया, जिस विशेषणों का उपयोग किया, उनकी सूची बनाया। प्रेमचंद के लिए लेखक ने कुछ विशेषण एडजेक्टिव्स का प्रयोग किया, आपको उनको लिखना है। जनता के लेखक, उनको क्या कहा? जनता के लेखक, कि वो जनता में जितनी परेशानियां थी वो लिखते थे, इसलिए उनको जनता का लेखक कहा गया। महान कथाकार, उनकी कहानियां एक से एक बढ़िया हैं, फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं, इसलिए उनको महान कथाकार कहा गया। साहित्यिक पुरखे, उनको साहित्य का पुरखा कहा, यानी वो हमारे पुराने लेखक हैं, जो हमारे साहित्य के बुजुर्ग लोग हैं, पुराने लोग, उनमें से प्रेमचंद एक हैं। युग प्रवर्तक, युग को बदलने की जिसमें शक्ति हो, उन्होंने युग को बदला है, युग को बहुत कुछ सिखाया है साहित्य के माध्यम से, इसीलिए उनको युग प्रवर्तक कहा गया। उपन्यास सम्राट, वो उपन्यासों में सम्राट हैं, उपन्यासों के राजा कहलाते हैं। प्रेमचंद के उपन्यास से बढ़ के उपन्यास आज तक नहीं हुए, तो उनको उपन्यास सम्राट कहा जाता है। तो इन विशेषणों का प्रयोग किया। पाठ में कुछ आपके इंपॉर्टेंट और छोटे छोटे प्रश्न हैं, जिनको देख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट हैं। बात वही है, भाषा बदल के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखते हैं प्रश्न 1, लेखक की दृष्टि प्रेमचंद के जूते पर क्यों अटक गई? क्यों अटकी थी? जिस जूते को पहनकर वो फोटो खिंचवाया उसमें बड़ा सा छेद था, इसमें से प्रेमचंद की अंगुली बाहर निकल आई थी। प्रेमचंद ने इस फटे जूते को ढकने का प्रयास नहीं किया। वो धोती पहने थे, चाहते तो धोती से जूता ढक लेते, लेकिन उन्होंने ढकने का प्रयास नहीं किया, इसीलिए उनकी दृष्टि प्रेमचंद के जूते पर अटक गई। प्रश्न 2, फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी के आधार पर प्रेमचंद की वेशभूषा के बारे में लिखिए। इस वाक्य का क्या मतलब है? प्रेमचंद ने मोटे कपड़े का कुर्ता धोती पहन रखा था, उनके सिर पर वैसी ही टोपी थी, उनके फटे जूते से उंगली दिख रही थी, ऐसा ही अत्यंत साधारण वेशभूषा में उन्होंने फोटो खिंचवा रखा था। अब लेखक ये कहता है कि इस वेशभूषा में अगर फोटो खिंचवाई तो उनके घर में पहनने की पोशाक कैसी होगी, यानी या तो बहुत खराब होगी। फिर उन्होंने अपने भाव को बदला कि नहीं, क्योंकि ये दिखावे का इंसान नहीं है, इसलिए जैसा ये घर में था ये वैसा ही यहाँ आ गया है, इसने बिल्कुल दिखावा नहीं। प्रेमचंद ने अपने फटे जूते को ढकने का प्रयास क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि वो दिखावा और आडंबर से दूर रहने वाले व्यक्ति थे, सादा जीवन पसंद करते थे, वे जैसा वास्तव में थे वो वैसा दिखाना चाहते थे, इसीलिए प्रेमचंद ने अपने फटे जूते को छिपाने का प्रयास नहीं किया। प्रेमचंद के चेहरे पर कैसी मुस्कान थी और क्यों? प्रेमचंद जब फोटो खिंचा रहे थे तो मुस्कान थी, वो कैसी थी और क्यों थी? जिसके पास इतनी दरिद्रता हो वो क्यों हंस रहा होगा और किस लिए हंस रहा होगा? प्रेमचंद के चेहरे पर अधूरी मुस्कान थी। कैसी थी? अधूरी, मतलब उनके जीवन में सुख नहीं था पर दुख भी नहीं था। इसका कारण यह था कि प्रेमचंद महान साहित्यकार होकर भी अभावग्रस्त जिंदगी जी रहे थे, कष्टों में जीवन जी रहे थे, लेकिन फिर भी उस अभावों से उनकी मुस्कान कहीं खो सी गई थी। तो अब मुस्कान कैसी थी? अधूरी मुस्कान थी। और फोटोग्राफर के कहने पर वो मुस्कुराए तो वो जल्दी से मुस्कुरा नहीं पाए होंगे, तो एक अधूरी सी मुस्कान उनके चेहरे पर थी। तो शायद वो मुस्कान अधूरी थी क्योंकि अभावग्रस्त थे, या शायद उस मुस्कान में व्यंग था। अच्छा, मुझ जैसे इंसान को तो मुस्कुराने को कह रहे हो, तो शायद ये व्यंग था। मगर ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। लेखक ने ऐसा किस संदर्भ में कहा? अभी लेखक ने कहा
प्रेमचंद के बारे में बड़े बड़े विशेषण प्रयोग करे उन्होंने। लेखक ने देखा कि युग प्रवर्तक, उपन्यास सम्राट जैसे भारी भरकम विशेषणों से विभूषित साहित्यकार के पास फोटो खिंचाने के लिए अच्छे जूते भी नहीं है। ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी मतलब कितना बड़ा दर्द की बात है कि एक उपन्यासकार जो इतना बड़ा उपन्यासकार रहा हो, इतना बड़ा साहित्यकार, अपने जीवन में ही वो बहुत प्रसिद्ध हो गए थे, लेकिन वो संघर्षों में जीवन जी रहे थे, अभाव में जीवन जी रहे थे, उनके पास कितनी कमी थी। तो ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, कितने बड़े दुख की बात है हमारे लिए कि हमारे देश का एक इतना बड़ा साहित्यकार इतने अभावों में जीवन जीता है। प्रश्न 6, जूता हमेशा कीमती रहा है, यह कहकर लेखक ने समाज की किस विसंगत पर प्रकाश डाला है। हमेशा जूता महंगा रहा है। आप आज भी जो टोपी खरीदने जाइए बच्चों, 500-600 में अच्छी टोपी मिल जाएगी, लेकिन जूता आजकल तो 2000 से नीचे कोई जूता शुरू नहीं होता। 2000, 5000, 10,000, 15,000 के जूते मिलते हैं। तो क्यों पैर में पहनने वाली चीज इतनी महंगी क्यों, जबकि वो सबसे निकृष्ट माने जाते हैं। अंगों में सबसे निकृष्ट अंग क्या है? पैर। और सबसे अच्छा क्या होता है? हमारी बुद्धि। तो लेकिन पैर के जूते जो है वो कीमती है हमेशा, ऐसा क्यों? जूता धन और बल का प्रतीक है। जूता किसका है? धन और बल का प्रतीक होता है। जूता समाज में सदा से ही आदर पाता आया है, अर्थात गुणवान व्यक्तियों को भी धनवानों के सामने कम आंका गया है। गुणवान व्यक्ति धनवान यानी जूता जिनका महंगा है उनको ज्यादा माना जाता है और बुद्धि वाले लोग कम आके जाते हैं। धनवानों ने ज्ञानी व्यक्तियों को झुकने पर विवश किया। जो धनवान होते हैं उनके आगे ज्ञानी व्यक्ति झुक जाता है। यह समाज की विसंगति है, यही हमारी विडंबना है, यह हमारे समाज का दुर्भाग्य है कि हम ज्ञानियों का महत्व नहीं दे पाते, हम धनवानों को महत्व देते हैं। अभी प्रेमचंद का जूता फटने के प्रति लेखक ने क्या क्या आशंका प्रकट किया। वो सोच रहे हैं इनका जूता फटा है तो क्या क्या हुआ होगा। बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर प्रतिदिन लगाकर घर पहुंचना। ये बनिए जो है वो पैसा मांगते होंगे अपना कि अभी पैसा वापस जो तुमने उधार लिया, तो उनसे बचने के लिए ज्यादा चलते होंगे, इसलिए शायद फट गया होगा। सदियों से परत दर परत जमी किसी चीज पर ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया होगा। किसी संघर्ष में बार बार ठोकर मार मार के इनका जूता फट गया होगा। ये 2 बातें लेखक के मन में आशंका आती है। लेखक द्वारा कुंभन दास का उदाहरण किस संदर्भ में लिया गया? अब यहाँ पाठ में कुंभन दास का उदाहरण दिया गया, वो किस संदर्भ में कहा गया? लेखक का मानना है कि चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं, घिस जाता है। आप ज्यादा चक्कर लगाएं तो जूता नीचे से घिसेगा, ऊपर से नहीं फट। उसको इस बात को प्रूफ करने के लिए उन्होंने कुंभन दास का उदाहरण दिया। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी में आते जाते घिस गया था। कुंभन दास अकबर के दरबार के कवि थे। वो बार बार राजा के पास जाते थे अपने पैसे लेने के लिए और कुछ मांगने के लिए, तो चक्कर लगा लगा के उनका जूता घिस गया था, लेकिन उनको उचित मूल्य नहीं मिल पाया था। प्रश्न 10, प्रेमचंद ऐसी वेशभूषा में फोटो खिंचाने के लिए क्यों तैयार हो गए होंगे? पाठ के आधार पर बताइए, क्यों तैयार हुए होंगे फटे कपड़े में? प्रेमचंद मोटे कपड़े, धुर्ता, धोती और टोपी पहने फोटो खिंचाने के लिए इसलिए तैयार हो गए होंगे। शायद उनकी पत्नी ने आग्रह किया होगा, पत्नी ने कहा होगा जाओ जाओ फोटो खिंचाओ, जिसे वह टाल नहीं पाए होंगे। अच्छा चल भाई कहकर पत्नी के साथ चले गए होंगे, या फिर वो दिखावे से उन्हें कोई डर नहीं था, या फिर उनको कोई अपने गरीबी दिखाने का कोई डर नहीं हुआ, इसलिए चले गए होंगे। यदि अन्य लोगों की तरह प्रेमचंद भी फोटो का महत्व समझते तो क्या करते? अगर उनको भी महत्व पता होता फोटो का तो क्या वो जाते? तो वो क्या करते? वो ऐसे कपड़ों में बिल्कुल नहीं जाते, या तो वो किसी से उधार मांग लेते कपड़ा, या फिर वो फोटो ही ना खिंचवाते। यहाँ पर पाठ्य पुस्तक के प्रश्न और कुछ इंपॉर्टेंट और छोटे छोटे प्रश्न हमने देख लिए। बात वही है, भाषा बदल करके आपसे प्रश्न कोई भी पूछा जा सकता है, आप उसका उत्तर, कुछ इसकी इंपॉर्टेंट बातें याद रखिए, आप किसी भी प्रश्न का उत्तर लिख लेंगे। और बड़ा अच्छा सा मजेदार सा पाठ है और बहुत बड़ी सीख दे जाता है कि आज की दुनिया क्या है, दिखावे की दुनिया है, जो सिर्फ बाहरी दिखावे से लोगों की कीमत को आंकती है, अंदर की क्वालिटी को नहीं पहचानती, चरित्र को नहीं देखती, योग्यता को नहीं देखती। और इस पर एक करारा व्यंग है ये हरिशंकर परसाई जी का। तो बच्चे ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पाठ के साथ अगले वीडियो में। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।